इसके बाद हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो है क्वांटम केमिस्ट्री। आपका एक मॉड्यूल है क्वांटम केमिस्ट्री में। हम लोग बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स इसकी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की। मैकेनिक्स जो वर्ड है ना वो लोग आप लोग यूज करते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को जब वो फोर्सेस के एक्शन के अंडर आया हो। बेसिकली जिसम मूव कब करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कब मूव करेगा, जब आप कहोगे कि उसके ऊपर फोर्सेस जो है ना एक्ट कर रही हैं। फोर्सेस एक्ट करती हैं अंडर द एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस। जब आपका ऑब्जेक्ट मूव करता है उसको मैकेनिक्स कहा जाता है। ठीक है। अब आप लोग कहते हो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। तो क्वांटम मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें आप लोग क्या करते हो, क्वांटम मीन आप लोग सब एटॉमिक एंड एटॉमिक पार्टिकल की इंटरेक्शंस प्लस उनकी मोशन, उनको स्टडी करते हो। ठीक है। तो स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एट वेरी स्मॉल स्केल। और फिर मैकेनिक्स की बात आती है, विच आर अंडर द मोशंस अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, दे आर इन प्रोसेस ऑफ मोशन। तो वो क्या कहलाएंगी, क्वांटम मैकेनिक्स। सबसे पहले क्वांटम क्या है। क्वांटम आप कहते हो स्मॉल लेवल की स्टडी है, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल विच आर मूव्ड विद द वेलोसिटी ऑफ स्पीड। स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो मूव करते हैं, तो मूवमेंट की वजह से मैकेनिक्स कहा जाता है इसे। और क्वांटम जो है वो इसके उसकी फिनाइट और स्मॉल नेचर, या आप लोग कह सकते हो एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल की नेचर की वजह से कहा जाता है। ठीक है। तो दीज आर द स्टडी ऑफ द स्मॉल स्केल अंडर एक्शन ऑफ फोर्सेस। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप बहुत ही माइक्रो लेवल पे जाकर स्टडी करते हो, माइक्रो लेवल से मुराद एटॉमिक एटॉमिक लेवल है और आपका सब एटॉमिक लेवल है। ठीक है। सॉरी, सब एटॉमिक लेवल से मुराद कहता है कि इससे पीछे आप लोगों ने न्यूटन के 3 लॉ पढ़े थे। न्यूटन जिसे आप लोग न्यूटोनियन फिजिक्स कहा जाता है, न्यूटन की फिजिक्स कहा जाता है। तो कहता है क्लासिकल फिजिक्स भी उसका दूसरा नाम है। कहता है ये जो क्लासिकल फिजिक्स है सबसे पहले यही पढ़ी जाती थी और बहुत देर तक इसके कॉन्सेप्ट ठीक जाते रहे थे। बट उसके बाद जब आया ना कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी और कुछ ऐसे फिनोमेना आ गए, वो फिनोमेना हम लोग इसमें आगे स्लाइड्स आएंगे इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे। तो कहते हैं जब वो फिनोमेना आ गए वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी, क्लासिकल फिजिक्स वहां पे ड्रॉप हो गई। तो तब हमें पता चला कि कुछ ऐसे लिमिटेशन केसेस हैं, लाइक आप लोग बहुत स्मॉल लेवल पे एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल पे क्लासिकल फिजिक्स को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। रीजंस आगे हम पढ़ेंगे। फिर कहता है कि इसके अलावा जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं ऑब्जेक्ट्स, मूव तो नहीं करते। लाइक स्पीड ऑफ लाइट तो स्पीड की ही होगी, उसकी लाइट की ही स्पीड होगी। इसके अलावा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह ही हो सकते हैं। कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो तो वो उससे मूव नहीं कर सकता स्पीड ऑफ लाइट से। बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट लाइक इंसान नहीं कर सकता ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है डील विद द बिहेवियर ऑफ द मैटर एंड लाइट ऑन द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। आप इसको मैटर भी कह सकते हो, इसको लाइट भी कह सकते हो, क्योंकि आप लोग जब इस पूरे क्वांटम में पढ़ोगे ना तो आप पढ़ोगे कि क्वांटम मैकेनिक्स से हमने बेसिकली क्या किया है, पार्टिकल वेव नेचर डुअलिटी पढ़ी है ऑफ मैटर। कोई भी मैटर जो है उसके साथ एसोसिएटेड वेव होती है, और कोई भी वेव जो है उसकी पार्टिकल लाइट नेचर भी होती है। जैसे कि आपको इसकी लाइट के कुछ एक्सपेरिमेंट करवाए जाएंगे, वो सारी आपको पता चलेगा कि यहाँ से क्या होता है कि कभी भी जो कोई चीज है वो डुअलिटी शो करती है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग डुअलिटी ऑफ नेचर या डुअलिटी ऑफ मैटर पढ़ते हैं किसी भी चीज की। ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है कि आप लोग कहते हो कि छोटे लेवल पे सब एटॉमिक या एटॉमिक लेवल के ऊपर जब आप लोग अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस पे उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की मोशन को स्टडी करते हो तो आप उसको क्वांटम मैकेनिक्स कहते हो। ठीक है। आगे मैंने दिया हुआ है क्लासिकल थ्योरी का जो कंपैरिजन है वो है क्वांटम थ्योरी का। तो ये सारे पॉइंट जो है ना वो एक्सप्लेन करेंगे कहाँ कहाँ क्लासिकल जो मैकेनिक्स है वो फेल हुई थी और क्वांटम मैकेनिक्स की जो जरूरत है आपको पेश आई थी। सबसे पहले जो है क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स का दोनों का फर्क देख लें। पहला फर्क है कि वो न्यूटन के लॉ पे बेस करती हैं, जो तीनों लॉ थे। पहला लॉ था कि कोई भी चीज अगर रेस्ट में पड़ी है तो वो रेस्ट में पड़ी रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अनटिल अनलेस के एक नेट फोर्स उसके ऊपर अमल नहीं करेगी। दूसरी क्या थी कि अगर किसी जिस्म पर जो क्वांटम का दूसरा सॉरी इसका न्यूटन का दूसरा लॉ था कि अगर किसी जिस्म पर फोर्स अमल करती है या किसी जिस्म पर आप लोग फोर्स एक्ट करवाते हो तो उसके जिस्म के अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। वो एक्सेलरेशन कितना होगा, वो जिस्म कितनी तेजी से एक्सेलरेट करेगा, डिपेंड करता है कि आपने उसके ऊपर फोर्स कितनी लगाई है। और इसके अलावा उस बॉडी या उस ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आया कि वो बहुत हैवी वेट है, लाइट वेट है, इस तरह से भी। ठीक है। और तीसरा था कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ठीक है। जो मैग्नीट्यूड में इक्वल बट ऑपोजिट इंटरेक्शन होता है। इसके अगर उल्टा देखा जाए तो क्वांटम मैकेनिक्स है जो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन है उसके ऊपर सिर्फ बेस करती है। ये बेसिकली क्या करेगी,
ये एक वेव इक्वेशन देगी, पूरी की इक्वेशन होगी जिसका आप लोग वेव फंक्शन फाइंड करेंगे, डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स फाइंड करेंगे। आप वेव मैकेनिक्स लॉ का जो पूरा एक मॉडल है उसको एक्सप्लेन करवाएंगे। वो हम लोग पढ़ेंगे, ये तो हम लोगों ने पूरा पढ़ना है ना। क्लासिकल मैकेनिक्स के मैंने एक रिवाइज आपको रिवीजन दी है। कहते हैं दिस इज यूज एट अ वेरी लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट्स एंड दिस इज यूज फॉर द वेरी स्मॉल स्केल। ये बात तो पहले ही इसके नाम से जाहिर है, क्वांटम जो है वो छोटे लेवल के लिए है और क्लासिकल बड़े। अब कितने बड़े के लिए है? कहता है कि अगर किसी पार्टिकल का साइज 10⁻⁻10 से बड़ा हो, 10⁻⁻10 मीटर से बड़ा हो, तो वो क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉ को जो है ना वो कर सकता है, फॉलो कर सकता है, यानी उसके ऊपर उसके प्रिंसिपल ओबे होते हैं। बट अगर इसके बरस 10⁻⁻10 मीटर की, हाँ मैंने जो कि एटम का एक साइज है, नॉर्मल साइज आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसके अलावा कहता है कि इससे जो छोटे होते हैं ऑब्जेक्ट्स लाइक सब एटॉमिक पार्टिकल, जिन पे आ जाते हैं एटम का साइज, और एटम से छोटे जितने भी होंगे, एटम के साइज से बड़े तक, वो सारे के सारे क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉलो करेंगे। बट उससे जो छोटे होंगे यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल, उसके अंदर भी जो भी फंडामेंटल पार्टिकल्स के अलावा जो दूसरे पार्टिकल होते हैं, वो क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो अप करेंगे। These objects never move with the speed of light। कहता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स उन तमाम, ये स्पीड ऑफ लाइट को भी करती थी स्टडी, बट कहता है कि जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो जाता है और वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, तो वहां पे जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो फेल हो जाती हैं, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। उसके लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पेश आती है। लाइक अगर आपको मैं सिर्फ एक हिंट दे दूं, आप लोग कहते हो कि अनसर्टेनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन जो है ना, वो आप लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल को फॉलो करके नहीं करा सकते, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स कहती हैं कि आप लोग के जो उसके ऊपर जो फोर्स लग गया उतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। बट अगर मैं उसको जितनी फोर्स आप लोग कह रहे हो ना स्पीड ऑफ लाइट से मूव कराने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, कहता है उसके बावजूद भी क्लासिकल मैकेनिक्स उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। It cannot explain the atomic spectra। अब atomic spectra explain the formation of atomic spectra। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि atomic spectra कैसे बनता है। आप लोग कहते हो कि क्या होता है, एक सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो किसी एटम पे गिरती है, उस एटम का जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होते हैं। ऐसा भी होता है, दोनों तरह के होते हैं ना, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी होता है, मिशन भी होता है, डिपेंड करता है आप कौन सा स्टडी कर रहे हो। कहता है वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, जब वो डी एक्साइट होता है तो एक्साइटेशन में उसने जितनी एनर्जी ली थी, डी एक्साइटेशन में उतनी ही एनर्जी अपने अंदर से निकालता है, और वो जितनी एनर्जी निकालता है उसकी एक सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। उस वेवलेंथ के ऊपर एक स्पेक्ट्रा जो बनता है, आप लोग उसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हो, ठीक है। तो वो कहता है कि वो क्वांटम मैकेनिक्स तो इस रूल को एक्सप्लेन कर पाती थी कि इलेक्ट्रॉन मूव करके गया ऊपर, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं एक्सप्लेन कर पाती थी। रीजन क्या थी, उसी के नीचे वाली एक और पॉइंट मैं शायद अगले स्लाइड में मेंशन किया हो। आप लोग कहते थे कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अगर कोई जिसम मूव कर रहा है तो उसको कंटिन्यूसली एनर्जी जो है ना वो रिलीज करनी चाहिए। तो ये जो वर्ड कंटिन्यूसली था, कहता है ये सारी गड़बड़ का नतीजा था। वो कहता है कि यहाँ पे क्वांटम ने कहा कि डिसकंटिन्यूस मैनर में ही रिलीज करेगी। एक मिनट, क्वेश्चन आया है। जी जी, वही बताने लगी थी। कंटिन्यूस और अब एटॉमिक में फर्क होता है। आप कंटिन्यूस जो है, पहले आप ये कंटिन्यूस वाला ये वाला समझ लेना, आपको वो समझ आ जाएगी। कहता है क्लासिकल मैकेनिक्स जो है ना वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा पे आ गई थी ना, कंटिन्यूस एनर्जी को रिलीज करता है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी शेल में जंप करके जा सकता है। वहां पे ना शेल का कॉन्सेप्ट नहीं था, वो रदरफोर्ड के एटॉमिक थ्योरी पे बेस कर रहे थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर शेल में घूम रहा है न्यूक्लियस के गिर्द, तो वो जिस शेल में घूम रहा है घूमता जाएगा, और वो क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा कि अपनी एनर्जी रिलीज करता जाएगा, और उससे छोटे छोटे ऑर्बिट बनते जाएंगे। लाइक वो आहिस्ता आहिस्ता अपना जो है ना आप कह सकते हो रेडियस, रेडियस जिस सर्कल में वो मूव कर रहा है, जिस शेल में वो मूव कर रहा है, शेल का तो कॉन्सेप्ट तब था ही नहीं। वो कहता है वो जिस सर्कल में मूव कर रहा है ना न्यूक्लियस के गिर्द, आहिस्ता आहिस्ता उस सर्कल का रेडियस कम होता जाएगा। वजह क्या है, क्योंकि वो उसके अंदर से कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, तो उसके अंदर से हमेशा मतलब हर वक्त जो है ना एनर्जी रिलीज होती रहती है। तो जब जब एनर्जी रिलीज होती जाएगी वो अपने से पीछे की तरफ यानी अपना रेडियस छोटा करता जाएगा, और एक वक्त आएगा कि वो रेडियस इतना कोलैप्स कर जाएगा न्यूक्लियस के साथ कि एटम को जो है ना वो टोटली डिस्ट्रॉयड होना चाहिए। बट होता क्या है, होता इसके ऑपोजिट है। कहता है कि इसको जब आया था ना नील और मिस्टर जो नील का था, नील बोहर थ्योरी,
कहते हैं कि उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना न्यूक्लियस के गिर्द, वो एक स्पेसिफिक शेल्स में मूव कर रहे होते हैं। तो वो जो स्पेसिफिक शेल में मूव कर रहे होते हैं, कहते हैं वो वहां पे ये पता चला कि वो सिर्फ एक चीज में मूव नहीं करते, एक ही ऑर्बिट के अंदर नहीं मूव करते, एक ही सर्कल के अंदर रिवॉल्व नहीं करते रहते, बल्कि क्या करते हैं कि डिफरेंट शेल होते हैं। हर शेल के कुछ सब शेल भी होते हैं। तो कहता है हर शेल की एक एनर्जी होती है जो कि स्पेसिफिक इन नेचर होती है। लाइक अगर फर्स्ट वाले शेल की 2 वोल्ट है, ऊपर वाले की 4 वोल्ट है, तो दोनों शेल के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है वो 2 वोल्ट है। अब मैं वोल्ट का नाम ले रही हूँ, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसको जोल कह लो, 2 जूल है और ऊपर वाले के 4 जूल है। और दोनों के दरमियान क्या कहते हैं, 2 जूल, 2 जूल का डिफरेंस है। तो कहता है कि जब तक अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर इकट्ठी 2 जूल इलेक्ट्रॉन जो जूल एनर्जी है वो उसके ऊपर नहीं पड़ेगी, वो इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर वाले में नहीं जाएगा। आप उसको क्या करो, 1 एक दफा दे दो, 1 जूल एनर्जी दे दी, वो खत्म हो गई, उसके बाद दोबारा 1 दे दो, तो तब भी वो मूव नहीं करेगा। जब तक उसको इकट्ठी 2 जूल एनर्जी नहीं मिलेगी, वो कभी भी यहाँ से एक्साइटेड नहीं होगा। और एक बात वो दूसरी कहता है कि अगर आप लोग उससे कम दे दो, लाइक डिफरेंस से कम 1.8 दे दो, 1.9 दे दो, ठीक है, तब भी वो मूव नहीं करेगा। हाँ, अगर हाई दोगे तो इलेक्ट्रॉन मूव भी करके जंप भी करके जाएगा, और साथ क्या करेगा, उसकी एज अ काइनेटिक एनर्जी अपेयर हो सकती है। कहता है ये पॉसिबिलिटी है, बट उससे कम नहीं। स्पेसिफिक डिफरेंस क्या, जितना भी वो डिफरेंस है उतनी एनर्जी आप उसे प्रोवाइड करेंगे तो वो जंप करेगा, अदरवाइज वो जंप नहीं करेगा। अब आपने वो जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वाला ना बच्चे, वो मैंने अगली स्लाइड में डाला, या शायद कल वाले लेक्चर में आ जाए या आज वाले लेक्चर में आ गए तो कोई बात नहीं, मैं उसमें आपको करवा दूंगी कवर। उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। एटॉमिक स्पेक्ट्रा की आपको समझ आ गई, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की भी समझ आ जाएगी उसी के साथ। कुछ और भी पूछा किसी ने, ठीक है। अब ये है कि डिफरेंट इफेक्ट कैन नॉट बी डिस्क्राइब बाय दिस थ्योरी। वो है जल लाइक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। कहते हैं कि फिर क्लासिकल मैकेनिक्स से हमें कुछ जो है वो स्पेक्ट्रम लोग कुछ जो है जो क्या कहते हैं थेरीज वगैरह या जो भी प्रोसेस थे वो समझ आ जाते थे, बट क्वांटम मैकेनिक्स उसको, लाइक क्लासिकल मैकेनिक्स बाकी वालों को नहीं एक्सप्लेन कर पाती थी। कहता है कि जब लाइट, उसने लाइट को ना एज अ वेव लिया हुआ था, क्योंकि वो सिर्फ सिंगल नेचर पर डिपेंड करती थी, वो डुअल नेचर पर डिपेंड नहीं करती थी। तो कहते हैं कि अगर सिर्फ वेव है लाइट, तो लाइट जो है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों देती है। जब उसका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया ना, वो वाला पूरा प्रोसीजर आ गया, तो फिर ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये जो लाइट है अगर ये वेव ही है तो क्यों ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है। इसी तरह से और कुछ थे, लाइक एक पेयर प्रोडक्शन वाला था, एक कॉम्पटन इफेक्ट था, इस तरह के कुछ ऐसी थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन थी, वो कुछ हद तक तो क्लासिकल मैकेनिक्स उसको सेटिस्फाई कर देती थी। लेकिन उसकी भी कुछ जो रीजंस थी, जो नीचे जाकर बाद में टेम्परेचर डिपेंडेंस आई थी, वो सारी चीजें क्या थी, वो क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से एक्सप्लेन की गई थी। और ये सारे जो है ना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह वो सारे आपको आगे मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए कि कुछ प्रोसेस ऐसे थे जिसमें लाइट को जब पार्टिकल नेचर शो करवानी थी ना लाइट की, उसकी वेव नेचर को हटा के पार्टिकल नेचर की तरफ आते थे, वो सारे के सारे फिनोमेना क्वांटम मैकेनिक्स तो कर सकती थी एक्सप्लेन, बट जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी उन चीजों को। फिर है इट इज बेस्ड ऑन द पार्टिकल नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पार्टिकल नेचर पर डिपेंड करती थी, ये पार्टिकल एंड वेव दोनों पर डिपेंड करती थी। मैंने यहाँ लिखा है पार्टिकल नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको लाइट से कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये लाइट को वेव लेती है और पार्टिकल को ऑब्जेक्ट के तौर पर लेती है, लेकिन ये दोनों डुअल बेस पे डिपेंड करता है, ये सिंगल बेस पे करता है। लाइक अगर इसमें आप जो है ना क्लासिकल मैकेनिक्स में, इसमें अगर आप लोग ऑब्जेक्ट की बात करते हो तो इसका मतलब आप उसकी पार्टिकल नेचर का कह रहे हो। अगर लाइट की बात करते हो तो आप उसको वेव कह रहे हो, ठीक है, वेव कह रहे हो। ये ना उसकी डुअलिटी पे नहीं जाती थी। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के बरक्स क्या कहती थी कि अगर कोई चीज वेव है तो उसके साथ उसकी पार्टिकल नेचर भी होगी, वो पार्टिकल नेचर भी शो करेगा, और अगर कोई चीज पार्टिकल है तो उसके साथ उसकी एसोसिएटेड वेव भी होगी। ठीक है, ये डुअल नेचर थी, ये सिंगल नेचर पे डिपेंड करती थी। इसके अलावा है कि देयर इज नो सर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जर्वेबल एंड द वेरिएबल। अब ये क्या चीज है ये मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप किसी एक, लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है, वो क्या करता है, वो दौड़ लगा रहा है, और आपसे मैं कहती हूँ कि इसकी पोजीशन और इसकी ना वेलोसिटी फाइंड करो, तो आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। हाँ, यहाँ आप किसी कार या किसी गाड़ी की बात कर लो, आप कहो कि आप उसकी स्पीड भी फाइंड कर सकते हो और एट अ टाइम उसकी पोजीशन भी फाइंड कर सकते हो। यानी देयर इज नो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जर्वेबल आर वेरिएबल। कोई चीज जो वेरी कर सकती है, आप दोनों चीजों को एट अ टाइम फाइंड आउट कर सकते हो। उसी कार की पोजीशन भी फाइंड कर सकते हो, उसी कार की आप वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है।
एक ही टाइम पे। बट यहाँ पे क्वांटम में कहता है कि देर इज सम काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी, जिसको आप लोगों ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की फॉर्म में पढ़ा हुआ है। बहुत सी मेजरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेबल एंड वेरिएबल के अंदर बहुत सी अनसर्टेनिटी होती है। अब आप लोगों ने जो शुरू से पढ़ा हुआ है ना, मैं वही उसको थोड़ा सा बताती हूँ, आगे जाके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं उसको। उसमें एक आपने पढ़ा था कि अगर आपको पोजीशन पता है इलेक्ट्रॉन की, तो आपको मोमेंटम नहीं पता होगा, अगर मोमेंटम पता है तो पोजीशन नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है। वजह क्या है इसकी? वजह इसकी फिर अगेन वही है, क्योंकि ये सिर्फ मटेरियल के यानी पार्टिकल के तौर पर नहीं लेता, बल्कि उसके साथ एक एसोसिएटेड वेव को भी लेता है। दैट्स वाई वो कहता है कि जब चीजें बहुत छोटी हो जाती हैं तो वो क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉलो नहीं कर पाती। आप बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को लो और उसको स्पीड ऑफ लाइट से मूव कराना शुरू कर दो, तो कहता है देयर इज डेफिनेटली एन अ वेव इज एसोसिएटेड विद दैट ऑब्जेक्ट। अगर वो इतनी स्पीड से मूव करेगा, तो फिर उस पे भी क्वांटम मैकेनिक्स के रूल अप्लाई हो जाएंगे। तो इसलिए कहता है कि चूंकि वो कर नहीं सकती ना, पॉसिबल नहीं है, उसके साथ जो लैम्डा आती है वो बहुत छोटी होती है, विच कैन नॉट बी मेजर्ड। तो दैट्स वाई वो कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप लोग बहुत छोटे टाइनी ऑब्जेक्ट्स को लेंगे, लाइक सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, और वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं, तो उनके ऊपर जो रूल्स अप्लाई होंगे वहां पे अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल भी अप्लाई होगा। Energy is absorbed or released in the continuous manner, like energy is absorbed or released in a discontinuous manner। ये जो कंटिन्यूस मैनर का मैंने आपको समझा दिया। अब डिसकंटिन्यूस का सुन लें। वो कहता है कि पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी जो है ना, वो एक डिस्क्रीट फॉर्म में, जिसकी एक खास वैल्यू होगी, वो उसी फॉर्म में रिलीज होगी या अब्सॉर्ब होगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले उसने 5 जूल निकाली, फिर 4.9 निकाल ली, फिर 4.3 निकाल ली, मतलब वो कंटिन्यूअसली कुछ नहीं करेगी। लाइक वो एक थोड़ी थोड़ी करके रिलीज नहीं करेगी, एकदम ही जितना उसके दरमियान डिफरेंस है शेल्स के दरमियान, वो उतनी ही एनर्जी रिलीज और ऑब्जॉर्व करेगा। ना तो वो इन बिटवीन कोई फ्रैक्शन लेगा, ना उससे ज्यादा लेगी, तो वो मैंने पॉसिबिलिटी आपको बता दी। लेकिन वो ये नहीं कर सकता कि वो उतनी सारी की सारी ऑब्जॉर्व करके उसी के अंदर रहेगा, फिर वो जो बाकी की एनर्जी होगी वो उसको एज अ काइनेटिक एनर्जी के तौर पर यूज भी करेगा। अब लास्ट पॉइंट है, कहता है मोस्टली मैक्रो ऑब्जेक्ट्स यूज। इसमें जो क्लासिकल मैकेनिक्स का कहते हैं उसमें ज्यादातर हम मैक्रो ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं, इसलिए जो मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम, और जो वेवलेंथ का यूनिट है वो किलोमीटर या मीटर वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में चूंकि बहुत माइक्रो ऑब्जेक्ट्स और टाइनी सब एटॉमिक और एटॉमिक पार्टिकल्स को लिया जाता है, तो दैट्स वाई कहता है जो यूनिट्स हैं वो वेवलेंथ के मीटर, नैनोमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और जो दूसरा ग्राम वाली बात है वो तो नहीं की जाती, वो उसके लिए एटॉमिक मास यूनिट का एक जो यूनिट है वो डिफाइन किया जाता है, और इसके अलावा और आप लोगों ने जो मैथ्स के छोटे यूनिट पढ़े हैं वो सारी चीजें। यहाँ पे जो लाइट को लिया जाता है ना, लाइट को क्या, किसी भी चीज को, वो कहता है वो सिंगल नेचर, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स में सिंगल नेचर के तौर पर, और वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनको वेव के तौर पर बिहेव करती है। लेकिन यहाँ पे डुअल नेचर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, अगर लाइट है तो उसकी पार्टिकल नेचर भी होगी, और पार्टिकल है तो उनकी वेव नेचर भी होगी। ये देखें, ये है प्लैंक्स लॉ। प्लैंक्स लॉ आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसकी डेफिनेशन क्या है? एनर्जी ट्रेवल इन discontinuous manner are composed of the discrete unit of called the quanta। quanta is a packet of energy, ठीक है। पैकेट ऑफ एनर्जी से मुराद ये है कि ये अब उस वेव को, या उस जिसमें लाइक आपकी एनर्जी जो है वो शिफ्ट होती है, तो आप लोग कहते हैं वो वेव्स की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। तो कहता है आप लोगों ने तो ये सोच लिया कि वो वेव्स की फॉर्म में ट्रांसफर होती है, बट जब उसको डिस्क्रीट किया जाता है या आप लोग उसको क्वांटम मैकेनिक्स के लिहाज से पढ़ते हो, तो तब ये पता चलता है कि उन वेव्स के अंदर, जिस वेव के अंदर वो एनर्जी ट्रांसफर होकर आगे जा रही है, उन वेव्स के अंदर छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब जब वो मूव कर रहे होते हैं, तो कहते हैं उनकी स्पीड जो है वो इतनी ज्यादा होती है कि आप लोगों को वो एज अ वेव नजर आते हैं, ठीक है। आपको ये बात समझ आती है ना, वो एज अ वेव क्यों नजर आएंगे? क्योंकि उनकी एक तो वो टाइनी है, वो सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल पे बात की जा रही है, तो दैट्स वाई। और दूसरी बात वो ये कि जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। तो एनर्जी ट्रैवल इन अ डिसकंटीन्यूअस मैनर कंपोज ऑफ द डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड द क्वांटा। डिस्क्रीट यूनिट का मतलब यह है कि उस हर पैकेट की एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, ठीक है। द एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस क्वांटा इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, ये प्लांक्स लॉ था। कहते हैं एनर्जी ऑफ अ क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ emitted रेडिएशन।
जितनी आपके मीटर रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी, जिसको आप लोग एफ भी पढ़ते रहे हो और मैं हम लोग म्यू भी पढ़ते रहे हैं, तो बड़ी लेवल पे आ गए हैं तो म्यू लिखेंगे इसको, ठीक है। तो जितनी ज्यादा म्यू की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी, ठीक है। क्वेश्चन आया है, क्वांटा है ना, ये यूनिट है, ठीक है। फोटोन जो है वो पैकेट ऑफ एनर्जी है। बेसिकली फोटोन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि क्वांटा जो है वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो उस फोटोन के अंदर होगी, पैकेट के अंदर, ठीक है। ये क्वांटा और फोटोन का फर्क है। आगे देखो, ये बच्ची ने क्वेश्चन पूछा, ताहिरा ने। हाँ जी बच्चे, सारे के सारे डिफरेंट मूव करते हैं, देखो। लाइक आप डिफरेंट मूव करने से मुराद ये है कि आप अगर एक स्पेसिफिक सर्टेन वेवलेंथ की लाइट ले रहे हो तो उसकी एनर्जी तो नहीं चेंज हो सकती, लेकिन अगर मैं सिर्फ व्हाइट लाइट की बात कर रही हूँ तो उसके अंदर 7 कलर होते हैं। चलो कलर को तो विजिबल लाइट में आते हैं ना, वो तो उनको दफा करो। मैं अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करूँ तो आप लोग कहते हो वो कॉस्मिक रे से शुरू होते हैं, कॉस्मिक रे, एक्स रे, फिर आप लोग कहते हैं अल्ट्रावायलेट, विजिबल, उसके बाद आईआर रेडिएशन आती है, फिर गैमा रेज और रेडियो वेव्स शायद एंड पे आती है मेरा ख्याल, हाँ रेडियो वेव्स आती है। तो देखो आप रेड कितनी वेव्स है इसके अंदर, हर किसी की वेवलेंथ चेंज है, ठीक है। मैं सिर्फ विजिबल की बात करूं जो आपको नजर आती है, तो उसके अंदर 7 रंग हैं जो कि कहाँ से शुरू होते हैं, 380 से लेके 720 नैनोमीटर तक। तो आप देखो कि लैम्डा की एक इतनी रेंज आपके पास आती है। अगर आपको मैं कहूँ ना कि आप 400 नैनोमीटर की सिर्फ एक लाइट लो, तब आप कहोगे कि अच्छा एक 400 लैम्डा की एक लाइट है, उसकी एनर्जी फिक्स होगी, उसकी एनर्जी चेंज नहीं हो सकती। तो तब आप कहोगे कि इसके अंदर जितने भी पैकेट्स निकलेंगे वो सारे के सारे सेम क्वांटिटी के होंगे, फिर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त होगी। सारे के सारे क्वांटा फोटोन फिक्स्ड वैल्यू से होंगे, और जब वो किसी एटम पे पड़ेंगे ना, तब वहां पे जाके वो क्या करेंगे, फिक्स से मुराद ये है कि उनकी अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, चाल फर्ज कर लो 40 जॉल है, हर पैकेट की 40 जॉल होगी। अब भी वो डिसकंटिन्यूस तो नहीं है ना, उसकी स्पेसिफिक वैल्यू है। ऐसा तो नहीं है कि उसके जॉल जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं या चेंज हो रहे हैं, ठीक है। टाइम तो बहुत कम रह गया, चले खैर कोई बात नहीं। उसके बाद कहता है कि हाँ मैं क्या कह रही थी, वो कहता है अगर मैं कहूँ कि मैंने सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ले ली है, तो उसके अंदर तो इन लार्ज नंबर ऑफ रेडिएशन होंगी, बहुत सी लैम्डास की वैल्यू होंगी, और हर दफा क्या होगा, हर किसी की अपनी फिक्स तो होगी लेकिन दूसरे से चेंज होगी। तो डिपेंड करता है, अगर आप मोनो वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहे हो तो फिर उसके अंदर जितने क्वांटा होंगे उनकी फिक्स्ड वैल्यू होगी। डिसकंटिन्यूस का मतलब ये है कि कंटिन्यूस कंटिन्यूस ये होता है कि हर किस्म का पैकेट अवेलेबल है, ठीक है। डिसकंटिन्यूस का मतलब है हर पैकेट की एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक वैल्यू है। आप लाइट गिराओ किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर और वो सिर्फ 4 जूल से नहीं, 4.2 जूल से निकलता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है जंप करता है, तो कहता है कि अगर आप उसे कह रहे हैं ना कि लाइट में कंटिन्यूस एनर्जी है, तो वो 4.2 जॉल वाली कहीं से भी पिक कर लेगा। जब आप कहते हो ना डिसकंटिन्यूस है, हर किसी की फिक्स्ड वैल्यू, हर पैकेट की एक अपनी एक सर्टेन वैल्यू है, इट मीन कि अगर उसके अंदर 4.2 जॉल वाला होगा तो वो पिक कर लेगा, अदरवाइज उससे बड़े वाला पिक करेगा, खुद भी जंप करेगा और साथ काइनेटिक एनर्जी भी रिवॉल्व कराएगा, ठीक है। समझ आइए आपको मेरी बात। ताहिरा ने पूछा था ये क्वेश्चन। हाँ जी ताहिरा, समझ आ गया, मैं आगे चलूं, टाइम कम है, 8 मिनट रह गए हैं इस मीटिंग की सिर्फ, अभी हम तीसरी स्लाइड पे आए हैं। मेरा ख्याल ताहिरा कहना चाह रही है आ गई है शायद, लेकिन ताहिरा की आवाज नहीं आ रही ना, मैसेज टाइप करते हैं आपको अगर आ गई है, तो मैं समझ लेती हूँ कि आ गई है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एनर्जी इज प्रोडक्ट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी। आपका ला क्या कहता है, एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के, तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करते हो तो एक कांस्टेंट लगाते हो जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट एज कहा जाता है, 6.634 10⁻34। ये आप लोगों को वैल्यू को पता ही है। लास्ट पॉइंट मैंने कहा, लास्ट पॉइंट यही कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस की बात कर रही हूँ, ठीक है। और मैं इधर से अब ला के ऊपर ही आई हूँ कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू होगा। म्यू की जगह जब प्रोपोर्शनल का साइन खत्म किया तो एक प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया, ई इज इक्वल टू एच म्यू। अब आप लोगों ने मशहूर जमाना एक इक्वेशन पढ़ी होती है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वी जो है, जो कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, वी को उसको सी से रिप्लेस कर दिया जाता है स्पीड ऑफ लाइट से, क्योंकि क्वांटम पढ़ रहे हो तो यहाँ पे सी ही यूज होगा। v इज इक्वल टू एफ की जगह हम लोग म्यू लगाते हैं, फ्रीक्वेंसी को म्यू लिखा जाता है। तो कहता है c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, एक इक्वेशन बन गई, म्यू की वैल्यू यहाँ से निकालो तो म्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा आता है, ठीक है। अब c ओवर लैम्डा की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दो तो h
सी ओवर लैम्डा आ जाएगा, ये सब ने किया हुआ है, सबको पता है। अब अगर वन और लैम्डा को लहदा कर दिया जाए यहाँ से निकाल के, तो वन और लैम्डा होता है वेव नंबर के बराबर। तो पता ये चला, एनर्जी इज नॉट ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी बट आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा आर द वेवलेंथ ऑफ दैट वेव। ठीक है, पर्टिकुलर वेव, सॉरी सॉरी, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो यहाँ ये मोना, अब आप मुझे बताएं कि आप कौन सा लास्ट पॉइंट कह रहे थे, फिर मैं आपको बता दूं, अदरवाइज मैं डी ब्रॉगली पे जाती हूँ। क्वेश्चन इसी तरह लिखते हैं, आ गया, चलो शुक्र है। ठीक है, फिर मैंने, मुझे लगा कि शायद अभी भी आपका रहता है। ताहिर, अगर आपको भी आ गई तो आप टाइप कर दो, अगर नहीं आई तो आप बता दो, फिर एक्सप्लेन कर देंगे, बट जल्दी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आ गई है तो यस कर दें दो शायद, ताकि मुझे पता हो कि बच्चों को सारी की सारी क्लियर हो गया। क्वांटम थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसलिए बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। बहरहाल आगे आगे है, थोड़ा सा डी ब्रॉगली पे चलते हैं। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, आ गया मैसेज किसी का। हाँ जी मैम आ गई है, ठीक है, गुड, वेरी गुड। डी ब्रॉगली का भी आप लोगों ने पढ़ा है। कहता है, इससे पहले मैं जनवर, वो एक साइंटिस्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये दोनों चीजें पढ़ी होंगी। कहता है उसमें क्या, डेविसन और जनवर और ये था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला यंग्स था। इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने वो मोनो वेवलेंथ ली थी, मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ, यानी कि एक सिंगल वेवलेंथ या व्हाइट लाइट भी कह ले, उसने जो भी लिया था, लेजर ही बेसिकली उसने लिया था, एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट ली। तो वो कहता है जब उनको डबल स्लिट्स के दरमियान से गुजारा गया, तो वो जो है ना, आपकी जो वेव है, जब उनका वो शेडो सा बना और उसका पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जब उसने देखा कि उसकी वैल्यूज का क्या बना, तो वो देखा ये क्या, वहां पे पार्टिकल नेचर उसके शो हुई। अब ये था कि एवरी मैटर, ये जो जितनी भी वेव्स की नेचर है, वो सब लोग लाइट को या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मूवमेंट को सिर्फ वेव के तौर पर ही बिहेव करते रहे। बट यहाँ पे जब उसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो ये बात तो कंफर्म होगी, वो आप लोगों को एक्सपेरिमेंट, आप लोग छोटी 9th 10th क्लास की, सॉरी फर्स्ट ईयर सेकंड क्लास सेकंड ईयर की ना, वो फिजिक्स की बुक से भी मिल जाएगा। वो एक्सपेरिमेंट एक दफा पढ़ लीजिए, अगर आपका दिल करे, नहीं समझ आई तो। लेकिन बस उससे ये हुआ था, कंफर्म हो गया था कि इसके अंदर पार्टिकल लाइक नेचर होती है वेव्स के अंदर। ठीक है, कहते जब ये पता चल गया ना कि यहाँ पे पार्टिकल लाइक नेचर होती है वेव्स के अंदर, लाइक उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो बिल्कुल क्लियर कट पता चल गया था। तो डी ब्रॉगली एक बंदा था, अब ये उसने एक हाइपोथेसिस दिया था। कहता है एवरी मैटर एंड रेडिएशन हैज द वेव पार्टिकल डुअलिटी। वेव पार्टिकल डुअलिटी, अच्छा ये कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज ये करते हैं कि उसने शायद यही कहा था कि रेडिएशन की पार्टिकल लाइक नेचर भी होती है, बट उसने कहा था कि मैटर एंड रेडिएशन हैज द बोथ डुअलिटी। यानी अगर कोई चीज मैटर है, पार्टिकल लाइक है, तो उसकी वेव होगी एसोसिएटेड, और अगर कोई चीज रेडिएशन यानी वेव फॉर्म में पहले से मौजूद है, तो उसकी एक पार्टिकल लाइक नेचर भी होगी। ठीक है, ये उस बंदे का डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस था, उसने हाइपोथेसिस दिया था, ये अभी नहीं बना। ठीक है, ये हाइपोथेसिस दिया था, उसके बाद बहुत से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, जिससे इसके पार्टिकल लाइक नेचर जो रोशनी की थी यानी लाइट की थी, वो कंफर्म हो गई थी। इट एक्सप्लेन बेस्ड ऑन दैट, सॉरी, इस डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के बेस पर यह कहा जाता है कि लाइट हैज पार्टिकल लाइक नेचर एंड द मैटर मस्ट हैव वेव लाइक नेचर। लेकिन इसके लिए क्या जरूरत है, इस चीज के लिए जरूरत है कि अगर आपके ऑब्जेक्ट बहुत स्मॉल है, तो फिर तो उनकी समझ आती है कि वो वेव लाइक है। बहुत स्मॉल लाइक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो मूव कर रहा है तो आपको लगेगा कि वो वेव ही है। ठीक है, तो बट इलेक्ट्रॉन itself इज अ पार्टिकल, वो सब एटॉमिक फंडामेंटल फंडामेंटल पार्टिकल है। लेकिन फर्क क्या है, वो मूव करते हैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ। कहता है चूंकि बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट है, उनका मैस बहुत कम है, मैस बहुत कम होने की वजह से उनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है। ये आपको नजर आ रहा है नीचे, लैम्डा इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस, यानी कि मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, तो उसकी लैम्डा उतनी ही बड़ी होगी। लैम्डा जितनी बड़ी होती है, डिटेक्शन के लिए जो डिटेक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं वो उसको डिटेक्ट भी इजीली कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, कहता है कि जब ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा वजनी हो जाते हैं, लाइक हैवी ऑब्जेक्ट्स लाइक ह्यूमन और या इस तरह की चीजें, उनका मास बहुत ज्यादा होता है, उनकी जो डिटेक्टेबल वेवलेंथ होती है उसको मेजर करने का कोई भी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है। दैट्स वाई वो कहता है कि जब बड़े ऑब्जेक्ट्स की आप लोग बात करते हो, तो उसके ऊपर क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है, और सॉरी क्वांटम मैकेनिक्स जो है ना, वो उसके ऊपर क्लासिकल मैकेनिक्स चलती है। और जब बहुत छोटे ऑब्जेक्ट की बात की जाती है, तो वहां पे आप क्वांटम मैकेनिक्स को ही डील करते हो। वजह क्या है, क्योंकि बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स की वजह से जिस चीज की वेवलेंथ आ रही होती है, वो वेवलेंथ का मतलब है कि उसकी वेव नेचर शो हो रही है।
बट itself वो क्या होता है, पार्टिकल। लाइक इलेक्ट्रॉन की ही मैं बात कर लूँ तो वो पार्टिकल ही है, लेकिन वो मूव चूम के बहुत ज्यादा तेज स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा होता है। दैट्स वाई वो कहता है कि वो उसकी जो है ना वेवलेंथ जो है एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, और वो उसको एज अ वेव और आप एज अ पार्टिकल दोनों देख सकते हो। ठीक है। मैटर को एज अ वेव देखना जो है ना आप लोग ऑब्जर्व कर लेते हो, लेकिन जैसे हम बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात की जाती है तो वहां पे कहते हैं कि वहां पे उसकी जो है ना वेव नेचर उसको मेजर करना क्वाइट डिफिकल्ट है। कि मैंने लिखा लैम्डा इज इक्वल टू एच पी, ये डी ब्रॉगली का काम था। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल या कुछ भी। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। कोई बच्चा मुझे, आपके पास ये 1 मिनट खत्म हो गई ये मीटिंग, ठीक है, मैं 1 मिनट अभी बंद करने लगी हूँ। आप लोगों ने अगली मीटिंग से पहले पहले तक ये नोट कर ले और ये नोट कर ले दोनों। आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे मैंने 2 MEV और ये हाफ क्यों डाला है। ये आप लोगों ने काम करना है। अभी मैं दूसरी मीटिंग आप लोगों को ज्वाइन करवाती हूँ। जितने बच्चे पिछली मीटिंग में थे वो आ चुके हैं मेरा ख्याल से। अब मैंने आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, तो मैंने लिख दिया। बट लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर 2 MEV और हाफ कुछ बच्चों को पता भी होगा, लेकिन मैं ये काम मैं आपको कल के लिए देती हूँ। कल मैं आपसे इसका जवाब पूछ लूंगी, लेकिन अगर किसी को पता है तो अभी बता सकता है, अगर नहीं पता तो आप लोग इसको सर्च आउट कीजिएगा। सर्च आउट ना भी करेंगे ना तो डायरेक्ट अपनी बुक से किसी से भी फिजिकल केमिस्ट्री क्वांटम केमिस्ट्री की कोई भी बुक उठाएंगे, ये वाला दिया होगा तो आपने मुझे कल बताना है कि ये वाला मैंने जो है ना कैसे लिखा है। और अगर अभी इस मीटिंग में थोड़ा टाइम बचा तो मैं खुद ही करवा दूंगी, मसला कोई नहीं है इसमें। किसी को पता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको पहले से ही पता है तो कोई मसला ही नहीं है। अब है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के तौर पर जाना जाता है। तो यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी आती थी क्वांटम मैकेनिक्स में, पहला हम लोगों ने पढ़ा डी ब्रॉगली। उसमें आप लोगों ने कहा कि हर मैटर के साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है, यानी उसकी वेव नेचर, वेवलेंथ का मतलब उसकी वेव नेचर होती है। डिपेंड करता है कि आपने ऑब्जेक्ट कितना लिया है, छोटा लिया है, बड़ा लिया है, और जो उससे उसकी एसोसिएटेड वेव लेंथ है, जो वेव की वेव लेंथ है, वो मेजर हो सकती है तो कि नहीं हो सकती। अगर तो वो मेजर हो सकती है इट मीन कि वो आपको एज अ वेव नजर आएगी। अगर वो मेजर नहीं हो सकती तो आपको वेव के तौर पर नजर नहीं आ सकती, ऑब्जर्व नहीं ना कर सकते आप लोग उस चीज को। तो यहाँ पे क्वेश्चन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दूसरी जो चीज थी वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, वो कहता है कि चीजों के अंदर आपने कहा था क्वांटम मैकेनिक्स में अनसर्टेनिटी है, बहुत से ऑब्जर्वेबल और बहुत से वेरिएबल ऐसे हैं जिनको आप लोग एट अ टाइम साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते, लाइक पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द जो है आपका मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आपने जो अभी तक इसकी डेफिनेशन पढ़ी है ये वाली पढ़ी होगी, ठीक है। आपने पढ़ा था इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर, ये पढ़ी है या ये पढ़ी होगी या ये पढ़ी होगी। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द माइक्रो पार्टिकल विद सर्टेनिटी। कहता है ये नामुमकिन है कि आप लोग क्या कर सको एट अ टाइम साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम को फाइंड आउट कर सको। मैं इसको बाकी दो रूल्स भी पढ़ाती हूँ। तो समटाइम बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन में पेपर आया था ये इसी साल की बात है, उसमें एक ऑप्शन था आल का और बाकी तीन ना एक्सप्रेशन दिए हुए थे। मैं आपको ना वो एक्सप्रेशन लिखवा देती हूँ, वो आप टेंशन ना लें। बहुत से बच्चों ने जो पढ़ा हुआ था वो ये पढ़ा था, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द माइक्रो पार्टिकल विद सर्टेनिटी। सर्टेनिटी के साथ आप पोजीशन और मोमेंटम को एट अ टाइम फाइंड नहीं कर सकते। पहले तो कॉन्सेप्ट समझ ले, फिर मैं आप तीनों का उसकी ना फॉर्मूला लिखवा। कहते हैं कि होता क्या है कि जब आप लोग इलेक्ट्रॉन चूंकि एक वेव की फॉर्म में बहुत तेजी से मूव कर रहा होता है ना, तो वो वेव की फॉर्म में होता है। कहता है जब मैं इसकी बहुत प्रिसाइजली पोजीशन फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ ना, तो मोमेंटम जो है वो अनसर्टेन हो जाता है। और जब मैं मोमेंटम को बड़ी प्रिसाइजली उसकी वेलोसिटी डिटरमिन कर लेता हूँ कि वो इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका मैस इतना, मैस तो फिक्स होता है ना, उसका मैस फिक्स है हर ऑब्जेक्ट का, इलेक्ट्रॉन का भी फिक्स है, बट उसकी वेलोसिटी वेरिएबल होती है, चेंज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। किस एक्सिस में मूव कर रहा है, एक्स में, वाई में या जी में। 3D की किस पोजीशन में मूव कर रहा है, फर्स्ट डी में, सेकंड डी में, थर्ड 3D में होते हैं ना ये बेसिकली। 3D से मुराद इसके तीन एक्सिस है, एक्स में मूव कर रहा है, वाई में या जी में मूव कर रहा है। ठीक है। तो कहते हैं पता नहीं चल पाता कि इसकी वेलोसिटी, क्योंकि वो वेरिएबल है ना, तो पता नहीं चल पाता कि किस एक्सिस में है और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब मैं पोजीशन प्रिसाइज कर देता हूँ कि वो वाई एक्सिस में ही है, तो वाई एक्सिस का जो ऑर्बिटल है कहता है वो इस तरह से चेंज होता है कि उसकी हमें मोमेंटम की जो उसकी वेलोसिटी है वो इस तरह से चेंज हो जाती है कि आप उसका मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर पाते। लेकिन अगर मैं मोमेंटम फाइंड आउट करने की कोशिश बहुत कर लेता हूँ
तो उसकी पोजीशन अनसर्टेन हो जाती है, वो नहीं पता चल पाता कि वो कहाँ पे है, किस एक्सिस के गिर्द मूव कर रहा है, क्योंकि मोमेंटम तब प्रिसाइज हो जाता है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के तीन स्टेटमेंट थी, ठीक है। तो यही गलती की थी बच्चों ने, सबने ये जवाब लगाया हुआ था। सबने क्यों कहूंगी, बहुत से बच्चों ने सही भी लगाया होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन बहुत से बच्चों ने जिनसे मेरी बात हुई थी, जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक के थे, फिजिकल के नहीं थे, उन्होंने ये वाली ऑप्शन थर्ड वाली करेक्ट की हुई थी। इसकी तीन स्टेटमेंट है, ऊपर वाली पढ़े। सबसे पहले, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द माइक्रो पार्टिकल विद सर्टेनिटी। आप लोगों को ये बात समझ आ जाती है, वजह क्या है। अगर मैं इसकी आपको मैथमेटिकल इक्वेशन दिखाऊं, तो सबने ये पढ़ी हुई है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन इज ग्रेटर इक्वल टू, जो है, एच कट ओवर टू। और एच कट जो है वो एच ओवर टू पाई के बराबर है। इसको मैं इस तरह कह सकती हूँ, एच ओवर टू पाई है ना, तो मैं इसको दूसरी लफ्जों में, आप लोगों के जो बुक्स में लिखा हुआ है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल और ग्रेटर एच ओवर फोर पाई, ठीक है। दोनों ही टर्मिनोलॉजी सेम है, एच कट है वो बराबर होता है एच ओवर टू पाई के। तो इससे परेशान नहीं होना आप लोगों ने। कहता है कि अगर मैं डेल्टा पी को खोलूं, तो P इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास तो फिक्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, इलेक्ट्रॉन का भी मास फिक्स है, 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31 जो है। कहता है मास तो फिक्स है, बट इसकी जो डेल्टा वी की वैल्यू है वो चेंज होती है। डेल्टा वी मतलब चेंज होती है। तो मास को उठा के बेशक आप टू के पास ले आओ, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी रह जाएगा इधर, और एच काट ओवर टू एम आ जाएगा। तो बेसिकली कहता है ये वाली भी बात भी ठीक है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को जब खोला गया, तो ये भी पता चल गया कि ये जो पोजीशन और वेलोसिटी है, बेसिकली पोजीशन और मोमेंटम में से मोमेंटम को प्रिसाइज कर दिया जाए, तो मोमेंटम का मैथ तो कुछ नहीं कहता, मोमेंटम की तो सिर्फ वेलोसिटी जो है उसके साथ गड़बड़ करती है। तो कहते हैं इट इज द इम्पॉसिबल टू मेजर द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ माइक्रो पार्टिकल विद सर्टेनिटी। तो ये इसकी सेकंड स्टेटमेंट है। पहली है कि मोमेंटम पता हो तो पोजीशन नहीं पता होती, पोजीशन पता हो तो मोमेंटम नहीं पता होता। दूसरी कहती है पोजीशन का पता हो तो मोमेंटम ना कहो, मोमेंटम की वजह सिर्फ वेलोसिटी को, क्योंकि मास जो है वो उसकी फिक्स क्वांटिटी है। और दूसरी जगह वो कहता है कि अगर वो एक चीज पता हो तो दूसरी नहीं पता होती। थर्ड जो है वो इस सबसे चेंज है। वो कहते हैं कि क्योंकि ये जो पोजीशन है और मोमेंटम है, मोमेंटम का जो डायरेक्ट रिलेशन है ना, वो काइनेटिक एनर्जी से होता है। ये हिंट है आपके डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जिसको मैंने आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा है ना, वो उसके लिए हिंट है कि मोमेंटम जो है वो काइनेटिक एनर्जी से एसोसिएटेड होता है। वेलोसिटी की वजह से कहते हैं जो मूवमेंट होती है, आप लोग कहते हैं जो एनर्जी है जो मोशन की वजह से होती है, उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो आप लोग यही तो मोमेंटम कहते हैं, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। तो दैट्स वाई वो कहता है कि यहाँ पे चूंकि बात आपकी एनर्जी की बात पे आ जाती है, तो एनर्जी और टाइम अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया जाए, तो आप लोग या तो एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो, या टाइम, जिस टाइम में वो चीज एनर्जी ले रहा है, दे रहा है, या चेंज हो रही है उसकी विद द पैसेज ऑफ टाइम, पोजिशन और मोशन के लिहाज से। तो कहता है यहाँ पे मैं आपको ये अब चारों तीनों जरा लिख लूं। जहाँ पे ये लिखा है ना डेल्टा एक्स, इसको यही रहने दे, इसकी जगह लिख दें डेल्टा पी। ये पहली थर्ड जो स्टेटमेंट थी इस रूल की, ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। अब मैं सेकंड जो पहला आपकी मैंने स्टेटमेंट लिखी, ये उसकी मैं आपको फॉर्म लिखवाती हूँ, डेल्टा एक्स, इसकी जगह लिख दें डेल्टा बी। एच काट वैसे रहेगा और नीचे आ जाएगा टू एम, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट जो मैंने पढ़ाई एनर्जी और डेल्टा टी की, यहाँ पे डेल्टा ई कर दे, यहाँ पे डेल्टा टी कर दे, और इसको यही रहने दे, एच कट ओवर टू पाई। ये तीनों मैथमेटिकल फॉर्म दुरुस्त हैं, इनमें कोई चेंजिंग नहीं है। ये सारी की सारी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे बेस करती हैं, यानी ये तीनों अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की ही तीनों फॉर्म है। इसमें कोई भी आप लोग ये नहीं कह सकते कि ये वाला पढ़ा था ये शायद नहीं पढ़ा। तो वो तीनों एक दूसरे से ही ली गई है, उसी ही की तीसरी फॉर्म जो है, तीनों फॉर्म जो है ना, वो अवेलेबल है। इट इज डिटरमिन्ड बाय कंसिडरिंग द वेव नेचर ऑफ मैटर। जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो वेव नेचर को कंसिडर करके बनाया है, इसीलिए तो नहीं पता चल पाता ना। आप पार्टिकल की बात करो सिर्फ, और जैसे मैंने आपको एक गाड़ी की एग्जांपल दी, तो आप उसकी पोजीशन भी फाइंड कर सकते हो और उसकी वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हो। और इसी तरह एक इंसान अगर मूव कर रहा है, तो उसकी पोजीशन भी फाइंड कर सकते हो, वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हो। मैं बता देती हूँ। लेकिन अगर मैं इसकी वेव नेचर की बात करूं,
तो कहता है वेव नेचर ही किसी पार्टिकल की ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करती है। जब तक आप वेव नेचर कंसिडर नहीं करेंगे तो ये प्रिंसिपल आपको समझ नहीं आएगा। ये मटेरियल की मैटर बेस पर फाइंड नहीं करती, यानी पार्टिकल लाइक नेचर जो है मैटर की या वेव की या लाइट की किसी भी चीज की, वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती, बल्कि उसके जो वेव नेचर है वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करती है। ला जो वे मैंने लिखवाए है ना, वो क्या आपने कहा मुझे वो इक्वेशन, तो वो ये लिख लें पहले। एक ये है, दूसरी ये थी कि डेल्टा एक्स डेल्टा वी एच का ओवर 2m। तीसरी जो है वो है डेल्टा ई डेल्टा टी एच का ओवर 2। ठीक है, क्लियर है? मेरा ख्याल है कि सबको फिर से बता दो एक दफा। तीसरी डेल्टा ई डेल्टा एक्स सॉरी डेल्टा ई डेल्टा टी एच का ओवर 2, वेव मैकेनिकल मॉडल। अब ये है, ये बेसिकली आ गया क्वांटम मैकेनिक्स का। ये तीन स्लाइड जो है ना, ये जरा ध्यान से सुनिएगा, और इसके बाद जो जितनी भी आएंगी ना, वो सारे वो फिनोमेना होंगे जो आपके क्वांटम पे बेस करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन था कि वेव मैकेनिकल मॉडल, बेसिकली ये मॉडल जो था वो दिया गया था इलेक्ट्रॉन की जो वेव थी, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए बेसिकली दिया गया था, और उसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड की गई थी। This model is based on the wave एंड पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। पार्टिकल नेचर की वजह से उसके जो तीन चार इंटरेक्शन हो रही थी, कहता है वो तो स्टडी हो गया। अब वेव नेचर की बात कर लेते हैं। कहता है पार्टिकल को, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसी जो वेव मैकेनिकल मॉडल है ना, इसी बेस पे स्क्रोडिंजर में जो वेव इक्वेशन आप लोग पढ़ते हैं ना, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है बेसिकली, उसी को जो है ना, उसकी सारी डेरिवेशन जो है वो इसी मैकेनिकल मॉडल पे बेस की गई है। इसके अकॉर्डिंग होता क्या है, कहता है इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव ट्रीट किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन चूंकि एक एक्सिस में मूव नहीं करता ना, बेसिकली कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना शेल में मूव कर रहा है ना, आप लोग कहते हैं शेल में मूव कर रहा है, और वो जो शेल है वो 3D है। इट मीन कि उस शेल का एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक जी एक्सिस है। कहता है कि जो मैकेनिकल वेव मॉडल है, इसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल के साथ साथ उसको ये कंसिडर किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक वेव है, एक स्टैंडिंग वेव है, जो एक्स एक्सिस की गिर भी होगी। स्टैंडिंग वेव नहीं कह सकते इसको, कहेंगे मूवेबल। जो वेव ऐसी है कि ये मूव करती रहती है। इलेक्ट्रॉन इज अ वेव इन 3D। एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी हो सकता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी हो सकता है, जी एक्सिस के लॉन्ग भी होता है। आप उसको कह ही दे रहे हो इलेक्ट्रॉन को। तो कहता है अब आप लोग ये सोचो कि जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है और जी एक्सिस? पहले तो ये भी पता नहीं चलेगा कि ये वेव है ना। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन चूंकि वेव के तौर पर मूव करता जा रहा है, तो ये जो मॉडल था वेव मैकेनिकल मॉडल, बेसिकली इसमें क्या कहा गया था कि 3D के लिहाज से इसकी वेव नेचर को डिफाइन किया गया था। द वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन आर ट्रीटेड एज अ 3D स्टैंडिंग वेव सिस्टम। स्टैंडिंग वेव सिस्टम से मुराद ये है कि अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उसकी जो मोशन है, उसको जीरो कह दो। लेट्स सपोज किया है ना इसको, लेट्स सपोज भी जीरो कह दो, और डेल्टा भी आपकी बिल्कुल जीरो हो जाए, यानी उसकी वेलोसिटी में सर्टेनिटी जो है ना, अनसर्टेनिटी वो खत्म हो जाए, तो आपको पोजीशन पता नहीं चलेगी। क्यों क्यों नहीं पता चलेगी? आप लोगों ने अभी खुद ही कह दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है एज अ ट्रीटेड एज अ 3D वेव सिस्टम। तो जो वेव का मतलब ये है कि आप इलेक्ट्रॉन को, उसको तीनों एक्सिस के गिर्द वेव के तौर पे ले रहे हो। अब वेव क्या है, जरा देखिएगा, ये देखिएगा, ये वेव है। अगर आप किसी वेव को खोलते हो तो उसका मतलब है उसके कुछ क्रस्ट होंगे, कुछ स्ट्रफ होंगे, या आप लोग इसको सिंपली कह दो तो कुछ उसके मैक्सिमाज होंगे, कुछ उसके मिनिमाज होंगे, एक जीरो पोजीशन से भी निकलेगा। तो कहता है अगर एक पूरा दायरा कहूँ ना, दायरा, एक पूरा सर्कल, तो एक पूरे सर्कल में आप 3D से मुराद यही ले रहे हो ना, एक्स एक्सिस में लॉन्ग भी उसकी वेव इस तरह से दायरे में है, ठीक है। तो कहता है कि ये तो उसने 2s ऑर्बिटल को शो किया है ना, फर्ज कर लेते हैं। कहता है वेव को अगर मैं खोलूं, जो आप लोग जिस तरह साइन वेव पढ़ते हो, तो आप कहते हो कि वो एक उसका मैक्सिमा होता है, एक मिनिमा होता है। तो अगर मैं पूरा दायरा, एक पूरा सर्कल खोलूं, तो आप उसको आधा कैसे कर सकते हो, हाफ हाफ करके ऐसे कर्व कर सकते हो ना, इस तरह की वेव बनेगी ना जब एक दायरे को खोला जाता है। इसको ये और ये इतनी, अगर मैं इस वाले स्ट्रा को उठा के इधर बंद कर दूं तो ये एक दायरा बन जाएगा, अगर ये बिल्कुल गोल होती वेव तो। अब आपको मैं वेव गोल शोल तो बनाने का नहीं बता रही, बिल्कुल मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वेव का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि एक्स एक्सिस के गिर्द भी उसका एक घेरा होगा, वाई एक्सिस के गिर्द भी एक घेरा होगा, और जी एक्सिस के गिर्द भी उसका घेरा होगा।
तो उन तीनों घेरा जो जितने भी उसके घेरे उसने डाले हुए हैं, वो कहता है कि वो 3D की फॉर्म में जो उसकी वेव बनती है, उस वेव को एज अ वेव फंक्शन के तौर पर मैकेनिकल मॉडल में इस्तेमाल किया गया है। किसने लिखा है? मैंने, एक मिनट है जी। फर्स्ट लाइन में दिस मटेरियल, अच्छा, आ, क्यों हाँ जी, पार्टिकल नेचर नहीं लिखा जाना चाहिए था। ठीक है, ठीक ठीक, सही है, यहाँ पे पार्टिकल नेचर नहीं आना, क्योंकि वेव मैकेनिकल बेस है ना। ठीक है, मुझे समझ आ गई आपकी। ये वेव मैकेनिकल मॉडल है ना, तो कहता है कि वेव मैकेनिकल मॉडल बेसिकली इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव ट्रीट करता है साइन वेव के तौर पर। उसके कुछ मैक्सिमाज होंगे, कुछ मिनिमाज होंगे। उस वेव को डिफाइन आप लोगों ने ना फर्स्ट ईयर की या सेकेंड ईयर की फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये वेव नेचर उसी की चीज है, उसी का सारा काम है। तो कहता है उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक इक्वेशन पढ़ी होगी जिसमें जो वेव इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। आई थिंक एसएचएम वाले चैप्टर में था। ये आप लोगों ने सारी ने पढ़ी होगी। और उसमें क्या होता है, ये जो ए है ये एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव होता है। साइन जो है वो आपके एंगल के लिए होता है, और थीटा को जो कहते हैं आप लोग फेज एंगल भी कहते थे, लेकिन यहाँ पे थीटा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि आपके पास एक वेव आएगी जिसमें इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव मैकेनिकल मॉडल में आप कहते थे कि इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव ट्रीट किया जाएगा, और उस वेव के अंदर उस हर वेव का एक वेव फंक्शन होता है। वेव फंक्शन क्या चीज है, इस पूरी वेव की क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको एक जो है साइन के जरिए एक्सप्लेन किया जाता है। उसको आप लोग कहते हो वेव फंक्शन। एक ऐसा प्रोग्राम जो वेव की करेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, एनर्जी, हर चीज को क्या करता है कि वेल डिफाइन करता है, उसको वेव फंक्शन कहा जाता है। ये देखें, 1926 में द वेव मैकेनिकल मॉडल वाज प्रपोज एंड इट इज प्रेजेंटेड बाय द ऑस्ट्रियन, अच्छा ये ऑप्शन भी आया हुआ था, ये बंदा 19 स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का पूछा हुआ था कि किस जो है ना डेट में ये प्रपोज की गई थी, 1926। ये ना ये इसमें तो नहीं था आया, ये था आई थिंक एजुकेटर्स वाला था शायद, नहीं नहीं है ना, एजुकेटर नहीं था ये ना, स्कूल लेवल के बच्चों की जो जॉब थी ना, उसमें आया हुआ था। मेरे पास उसके कुछ पेपर पड़े हुए थे, मैंने उसमें देखा था। तो ये आपको वैसे याद करने की जरूरत है, आपकी तरह नहीं आएगा। दिस प्रेजेंटेड एटम एज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस विद स्टैंडिंग वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट। कहता है कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज है, उसके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन की वेव है ना वो सराउंड करके रखती है। तो एक इक्वेशन जो क्या करेगी, इस वेव की मोशन को, यानी कि इलेक्ट्रॉन की मोशन को, और इस वेव की करेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करेगी, उसको आप लोग कहते हो कि वो जो है इक्वेशन स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगी। और वो जो उसकी फॉर्मुलेटेड इक्वेशन है, ये वाली, ये जो इक्वेशन उसने दी थी, वो कहता है इसके अंदर जो साइन है, जो बेसिकली उसकी करेक्टरिस्टिक की वेव को जाहिर करेगा, वो साई होता है, जिसको आप लोग वेव फंक्शन कहते हो। वो इक्वेशन जिस बंदे ने दी थी, उस इक्वेशन को देने वाला बंदा स्क्रोडिंजर था। लेकिन जो इक्वेशन करेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करती है, जो ये बताती हैं कि इसके अंदर क्या खसूसियात होंगी, ये जो वेव है इलेक्ट्रॉन मूव करता है या नहीं करता, या जिस भी तरीके कार से वो मूव करता है, उसके अंदर क्या खसूसियात होंगी, वो सारी की सारी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का वेव फंक्शन डिफाइन करता है। ये वेव फंक्शन है, ये इक्वेशन जो है ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, ये है वो, ठीक है। अब इसने जो इक्वेशन निकाली थी वो इलेक्ट्रॉन के लिए निकाली थी, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू हाई इन्फिनिटी, या आप लोग इसको जीरो से प्लस एक्स तक भी कहा गया था, जीरो से एक्स तक कहा गया था। और ये इसकी लिमिट्स लगा के एक्स आया हुआ है, ठीक है, इसकी एक्स से ज्यादा परेशानी है। एक्स इज द डिस्टेंस, ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, कि ये वेव मैक्सिमा पे है, मिनिमा पे है, या क्या चीज है, ए जो है ना एम्पलीट्यूड है बेसिकली। साइन फॉर आप लोग कहते हो ये साइन वेव है, ये वेव्स हैं, इस तरह से लगाई जाती हैं। 2 पाई और लैम्डा, लैम्डा बेसिकली इज द वेवलेंथ, जो कि दो कंजेक्टिव ट्रफ्स का या दो कंजेक्टिव क्रस्ट का डिस्टेंस होता है बिटवीन, वो कहता है कि लैम्डा है। 2 पाई क्या है, 2 पाई आपको पता होना चाहिए क्या है, मैंने आपको अभी भी इसीलिए मैंने ना वो सर्कल की बात करी थी, क्योंकि ये 3D वेव है ना। तो वेव को अगर मैं इसको बंद करूँ तो ये एक दायरा बन जाता है, और एक सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो 2 पाई होता है बेसिकली। 2 पाई इसको आप, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जीरो, ठीक है। और ये पाई ओवर टू, और ये 2 पाई, यहाँ तक फासला जितना भी है वो 2 पाई होता है डिस्टेंस फॉर वन वेव। और जितनी वेव्स होंगी जितने वो वेवलेंथ कवर करेंगी, वो उस लिहाज से उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है कि एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, सॉरी मैं पीछे, सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर बात करूं तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसकी कितनी वेव्स जो है ना वो आगे की तरफ मूव की है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो एक वेव होगी,
ठीक है, 2 पाई ओवर लैम्डा। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जितनी मूव की है वो एक्स पोजीशन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, आ गया। ठीक है, तो वेव फंक्शन इज अ क्वांटम इन क्वांटम मैकेनिक्स refer to a mathematical description of the particle quantum state as a function of spin, time and momentum। अब जरा उसी पे मैं पीछे जाऊं तो कहता है ये जो सिर्फ ये वाला है ना साइन, ये चार जो आप लोगों ने में भी मेरा ख्याल है आप लोगों ने की हो, अ, ये जो वेव फंक्शन की कैलकुलेशन है ना वो बेसिकली की जाती है पोजीशन के लिहाज से, टाइम के लिहाज से, एनर्जी और मोमेंटम, चार चीजों के लिहाज से की जाती है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के बारे में पढ़ा होगा। मैंने हैमिल्टोनियन, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। ये जो साई है ये उसका वेव फंक्शन है। ये बेसिकली एटम को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बहुत जो है ना वो क्वांटम वाले इसकी पूरी डेरिवेशन करते हैं और वो सारे एक लास्ट एक फार्मूला निकाल लेते हैं। और बेसिकली उस फार्मूले से पता ये चलता है कि उसकी आइजन वैल्यू ई है, यानी एनर्जी का फार्मूला। एनर्जी का आप लोग काइनेटिक एनर्जी वाला लगा लो, ठीक है। ये जो एनर्जी है ना ये काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो वो काइनेटिक का भी आपको फार्मूला आता है, पोटेंशियल का भी आता है, लेकिन जो फाइनल इक्वेशन आती है वो एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और ये है आपका आइजन वैल्यू, सॉरी एनर्जी की जो ऑपरेटर है। इसको याद नहीं करना आप लोगों ने, ये आप लोगों का काम नहीं है। तो यहाँ पे मैं अगली स्लाइड पे थी ये वाली चीज, कहते हैं कि यह ये जो कैलकुलेशन है ना वेव फंक्शन की वो चार लिहाज से की जाती है। एक है टाइम, मोमेंटम, पोजीशन और चौथी एनर्जी होती है। स्पिन नहीं है, फंक्शन ऑफ स्पिन जो है ना वो बहुत इसके लिए एनर्जी के लिए की जाती है। ये स्पिन की जगह एनर्जी लिख लीजिएगा आप लोग। फिर वो कहते हैं कि ये जो वेव फंक्शन है इससे हम बेसिकली इस वेव की पूरी कैरेक्टरिस्टिक डिराइव करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड वेरिंग एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव अराउंड द न्यूक्लियस। अगर मैं सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन की बात करूँ ना, और ये सिर्फ एक एक्सिस, एक्स एक्सिस, फर्ज कर लें कि आपका इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस के गिर्द मूव कर रहा है, तो कहते हैं कि वो एक्स एक्सिस के गिर्द एक दायरे में मूव कर रहा है ना, तो वो इस तरह से वेव की फॉर्म में मूव करेगा। वेव का मतलब है कि इस तरह से जाएगा। साइन वेव भी हो सकती है, कोई भी वेव हो सकती है। अब वो ये कहना चाह रहा था कि वेव जितना वो न्यूक्लियस से डिस्टेंस उसका बढ़ता जाएगा एक्स एक्सिस से या किसी भी तरीके कार से, कहता है वो एक तो डिस्टेंस के लिहाज से उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी करेगा। दूसरे नंबर पर ये कि यहाँ देखें अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है, वो वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है ना, आप लोगों ने खुद कहा, और वेव का मतलब है कि इस तरह का डिस्टेंस होगा। यहाँ आपको पीछे वाली दिखाऊं तो वो ज्यादा बेहतर है यहाँ। तो कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ने अभी यहाँ पे था, इसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड चेंज था। वेव का मतलब है उसका एम्पलीट्यूड उसका मेन पोजीशन से आगे पीछे मूव करना। ठीक है, उसको ये मेन पोजीशन है, आगे पीछे आगे पीछे मूव किया, ठीक है। तो वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है, तो कहता है हर दफा जब वो ऑसिलेट करता है फ्रॉम मेन पोजीशन तो उसकी ऑसिलेशन की वजह से उसका एम्पलीट्यूड ये वाला भी हो सकता है, शायद वो इतना मूव किया हो, मैक्सिमम वो इतना जा सकता है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड वो जो है, ठीक है, इतना जा सकता है, इतना भी जा सकता है। तो कहता है वो वेरिंग एम्पलीट्यूड के साथ न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहा होता है, बट मैक्सिमम वो इतना जा सकता है, मिनिमम वो इतना जा सकता है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा था कि अगर वो इन बिटवीन दीज ड्रू एम्पलीट्यूड वो मूव करता रहता है, लेकिन हर दफा क्योंकि उसकी पोजीशन कहीं भी आ सकती है, तो कहता है कि इसलिए उसका एम्पलीट्यूड भी वेरी करता है। हाँ, डिपेंड करता है कि वो कितनी तेजी से मूव कर रहा है और किस पॉइंट पर मूव कर रहा है। तो ये इसलिए लिखा गया था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो वेरिंग एम्पलीट्यूड के साथ मूव करता है। फिर वो कहता है कि अब मैं क्या करूं, एक एक्सिस के गिर्द जो एम्पलीट्यूड वेरी कर भी जाएगा, कम भी हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ, 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 यहाँ। तो कहता है जब मैं सारी प्रोबेबिलिटीज को सम करता हूँ ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस के गिर्द घूम फाइंड करना है। तो कहता है सिर्फ एक्स एक्सिस के गिर्द पूरी वेव को अगर एम्पलीट्यूड को सम कर लिया जाए, पूरी उस जो पीछे वाली इक्वेशन आपको वेव फंक्शन वाली इक्वेशन दिखाई है ना, कहता है जब मैं उसको नॉर्मलाइज करता हूँ ना उस इक्वेशन को, नॉर्मलाइज का मतलब है कि उसका स्क्वायर लेना पड़ता है, ठीक है, ये पूरी डेरिवेशन है इसकी, इंटीग्रेट किया जाता है उस फंक्शन को। जब उसको फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाता है तो कहता है उसका जो आंसर आता है वो हमेशा 1 आता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद इन अ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन इज इक्वल टू 1 यूनिटी। ये इसकी डेफिनेशन है, ये एमसीक्यू हमारी दफा आया हुआ था।
के डेफिनेशन क्या पूछी गई थी, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन की करेक्टरिस्टिक। तो उसकी सबसे पहली करेक्टरिस्टिक थी कि ये फिनाइट होता है। फिनाइट का मतलब इसकी स्पेसिफिक वैल्यू होते हैं, दोनों का मतलब फिनाइट और जो है एक और था इसका वर्ड, इसमें था डिस्क्रीट। डिस्क्रीट और ये फिनाइट होता है, मतलब कि ये इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। और दूसरा ये था कि ये कंटिन्यूस नहीं होता, ये डिसकंटिन्यूस होता है। ये डिसकंटिन्यूस वाली बात वही है कि आप क्या कहते हो कि वेव जो है वो बेसिकली क्या करती है, आपको मैंने बता दिया ना कि वो एक स्पेसिफिक वैल्यू के साथ मूव करती हैं, वो इन बिटवीन नहीं मूव कर सकती। तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन कहता है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन अ स्पेसिफिक रीजन। आप सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहे हो ना, तो एक्स एक्सिस के गिर्द जो आपने वेव बनाई, उसके एम्पलीट्यूड जिस जिस पोजीशन पर, मैंने आपको सारी पोजीशन बताई कि आपकी मेन पोजीशन से आगे पीछे मूव कर रहा है। तो कहता है जब मैं इस सारे रीजन की और इस रीजन की एक वेव की बात करता है, कहता है इन सब की जब प्रोबेबिलिटी को सम करता हूँ तो आपके पास जो आंसर आता है वो हमेशा इक्वल टू 1 होता है। यह है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। अब इसकी एक और बात सुने, ये 1D की बात कर रहा है, ये सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग की बात कर रहा है। अब इसकी एक और बात सुनिएगा, अगर मैं कहूँ ना कि वाई एक्सिस की, तो आप सिर्फ यहाँ पे वाई लगाएंगे। अगर जी कहूंगी तब भी आप जी लगाएंगे। तीनों का आंसर 1 1 आ जाएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि मुझे ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन 1D इज इक्वल टू 1। आपको मैंने ये बता दिया, एक डी में तो उसकी समझ आती है कि वो 1 है। अगर उसके अलावा मैं वाई की बात करूँ, 1D का मतलब एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वाई एक्सिस भी हो सकता है, जी एक्सिस, एक सेपरेट एक एक्सिस। अगर मैं तीनों एक्सिस को इकट्ठे की बात करूँ कि तीनों एक्सिस में उसकी फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो आप जो आप 1 देंगे या 3 देंगे, ये बताएं मुझे। M1 ही होगा। 1 रीजन। मैम एक टाइम पे एक जगह हो सकता है ना। बिल्कुल, यही इसकी रीजन थी। कहते हैं कि एक, क्योंकि आप लोग बेशक आप लोग एक हो, कहते हैं आप लोगों ने खुद ही कहा कि मैं वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग, वेव मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग, कि मैं इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव डील कर रहा हूँ और वो वेव 3D है। तो आपने ये तो नहीं कहा कि मैं 1D में ज्यादा डील करूंगा, सेकेंड डी 2D में ज्यादा डील करूंगा, ऐसा नहीं है। कहता है कि आपने एट अ टाइम कहा कि मैं उसको 3D डील करूंगा, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। तो इसका मतलब ये है कि आप जब प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो तो आप तीनों एक्सिस की बात कर रहे हो, किसी एक एक्सिस की जो है सेपरेटली बात नहीं कर रहे हैं। तो कहता है चूंकि आपने हर एक्सिस की इकट्ठी बात की है, तो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अलोंग ऑल द एक्सिस एक्स वाई एंड जी इज अ प्रोडक्ट ऑफ वन सेपरेट एक्सिस। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, सॉरी। कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल एक्सिस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एक्सिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई एक्सिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी एक्सिस, इन तीनों का प्रोडक्ट कर लो तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अलोंग 3D एक्सिस आ जाएगी। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ये वाली फाइंड करो, ये चीज, तो और आपसे कहूँ कि डी एक्स वाई जी इकट्ठा, तो आप लोग कहोगे इक्वल है डी एक्स का डी वाई और डी जी। उन तीनों को प्रोडक्ट कर लो, 1 × 1 × 1 तब भी जवाब क्या आएगा, ये मैथमेटिकल बात हो गई, तब भी जवाब आपके पास 1 ही आएगा। गॉट इट? समझ आ गई सबको? ये जो चीजें है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन एंड पेयर प्रोडक्शन, ये सारी की सारी आपको कल पढ़ाऊंगी। एक बच्ची को मैंने कहा था मैं कल एक चीज पढ़ाऊंगी, वो क्या चीज थी, हाँ उसने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का पूछा था। एक मैं आपको बताने लगी थी यहाँ पे चीज, हाँ ये ये अब मैं आपको करवा देती हूँ। आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाती हूँ, आप पहले ये वाली चीजें खत्म कर लें। इतनी मैंने आपको सॉल्व कर दी है, अब आप लोगों ने मुझे ये प्रूव करके दिखाना है, मैंने इतनी सॉल्व की है, आगे से आप प्रूव करें। ठीक है, आपने सिर्फ क्या करना है, यहाँ लगाए वैल्यू सबकी, आपको पता चलता जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी कर दिया मैंने। अब इसका मुझे प्रूव करके दिखाएं। ये लिख दिया मैंने, m² v² 2mve, ये m और m से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, और ये m जो डिवाइड हो रहा है वो उस तरफ चला जाएगा, और इस m को इससे मल्टीप्लाई करें। अब इसका प्रोडक्ट ला के आप कुछ भी करें, बहुत आसान, आगे तो काम कुछ रहा ही नहीं है, सारा तो मैंने कर दिया।
अब ये मुझे ये वाली फाइनल फॉर्म ये ला के दिखानी है आप लोगों ने। ठीक है, अब मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है आप लोगों से कि आप लोगों ने सिर्फ ये करना है। आपकी मीटिंग आज खत्म कर दी मैंने। किसी बच्चे का हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, डन कर दीजिएगा, मैं आप लोगों का चेक कर लेती हूँ। बट ये प्लीज करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आप ऐसे ना समझे कि मैंने लिख दिया और आपने कर लिया, ये वाकई इंपॉर्टेंट है, मैं वैसे नहीं कह रही आप लोगों से। समटाइम क्या होता है कि जो है ना आपको जो एनर्जी और दिया जाता है ना मोमेंटम पी, वो आपको इस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में दे दिया जाता है। और सबसे ज्यादा काम वहां भी खराब होता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला काम किसी ने नहीं करवाया होता। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप ये वाली डेरिवेशन करें। आपने कहा डेल्टा इज इक्वल टू एच ओवर पी। पी होता है यानी कि मोमेंट होता है मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के। इसके लिहाज से अगर काइनेटिक यानी मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है, आप कहते हो काइनेटिक एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। ये वाला आप लोग कहते हो कि एनर्जी किसी भी चीज की इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि उसके दरमियान जो चार्ज है प्लस वो उसके दरमियान जो वोल्टेज, उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो ये चीज मैंने वहां से ली है, बीई के बराबर होती है, ये आप लोगों को बुक से मिल जाएंगी। आप लोग इस इक्वेशन को रीअरेंज करके आप लोग ये वाली फॉर्म ले आते हो, m²v² = 2 mve। ठीक है, आप डायरेक्ट क्या करो, आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो और यहाँ पे एंड पे, यहाँ अब उल्टा चलो, ये वाली वैल्यूज यहाँ पुट करो इस इक्वेशन में, ये यहाँ पे और ये वाली यहाँ पे, पीछे की तरफ चले जाना। तो किसी का बच्चे का हो गया तो मुझे बता दे, वरना मैं मीटिंग एंड करती हूँ। ठीक है, फिर मैं कल आपसे पूछ लूंगी। लेकिन कल फिर टाइम जाया होगा, आगे बहुत सी 11 मैंने पढ़ाई है, आगे 28 है, तो ये खत्म करनी है कल। आप कोशिश भी कर रहे हो कि नहीं करने की? हो गया, अल्फा का हो गया। मैं मोमेंटम की जगह पे इसी की वैल्यू लग जाएगी। हाँ लगाए ना, वो लगा के देखें आपका जवाब सही आता है या नहीं होता। मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ, सॉरी। ये क्या हो गया? ठीक है, हो गया मैम। हो गया, वेरी गुड। मतलब कि आपसे वो वाला कवर हो जाएगा। असल में क्या होता था, ये ना 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको ना कुछ इक्वेशन दूंगी, आप लोग वगैरह सोल्व कर लीजिएगा। ये देखें, न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से था। अब ये चलेगा फिर। ये ये जो है ना वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। वो कहता है कि मैं आपको कहता हूँ कि 5 वोल्ट जो है ना उसके अंदर जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 5 वोल्ट का। तो इलेक्ट्रॉन का आपने लैम्डा फाइंड करना है। मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बिटवीन टू रीजन्स, जिसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 5 वोल्ट। मैंने सिर्फ वी की वैल्यू बतानी है आपको। अब आपने बाकी काम सारा खुद करना है, लैम्डा का आंसर आपने खुद निकाल के दिखाना है मुझे। कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू रीजन इज द 5 वोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन मूव बिटवीन दीज टू रीजन, बिटवीन दिस रीजन विद द लिमिट ऑफ दैट एंड दैट। तो वो जो लिमिट के अंदर रह के इलेक्ट्रॉन का जो लैम्डा की वैल्यू आनी है ना, वो आप लोगों ने मुझे निकाल के ना मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को चेक कर लूंगी। ठीक है।